वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली जैसे कि पता है कि 21 तारीख को कक्षा 10वीं की विज्ञान का पेपर है एंड हमारे सामने एक प्रश्न पत्र अवेलेबल है जिसका सेट नंबर 1 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी जल्दी मतलब मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को कवर कर लेते हैं। मतलब यह आपका एक रिवीजन का पॉइंट होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज में कराने वाला हूँ, ठीक है। टोटल प्रिंटेड पेज की बात करूँ तो 16 पेज का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। टोटल 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे एंड 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर नोट में लिखा है दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब घर बैठे अगर आप एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन लिखे जैसे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा एंड इंटरनल ऑप्शंस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 6 to 23 मतलब 6 से लेकर के 23 तक जितने क्वेश्चन रहेगा सभी में एक अतिरिक्त क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब 2 प्रश्न रहेगा उसमें से कोई एक अटेंड करना है एंड वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन लिखाती है, आप रीड कर लेना। हमारा टास्क है कि 15 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। तो फाइनली चलिए हम टास्क को लेकर के और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूने को पानी में डालूंगा तो यह आपका कहलाएगा उसमें 6p अभिक्रिया अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, परेशान मत होना, अभी पहले हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। मतलब इनमें से कौन से प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मेटल में नहीं होता। तो यहाँ पर भंगुरता जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन मेटल में होता है। नेक्स्ट कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है तो यहाँ पर हमें लिखना है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है तो यहाँ पर होता है एस्ट्रोएस्ट्रॉन हार्मोन्स इस करेक्ट आंसर। एंड स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर अर्थात ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अब चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शंस तो आपको हो जाएगा एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट कहता है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स तो लेस देन 7। नेक्स्ट कहता है विच प्रॉपर्टीज इज नॉट डिस्प्लेड बाय मेटल तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रिटलनेस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इट इज नेसेसरी टू ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा आपको क्लोरोफिल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा द हार्मोन्स इज इंक्रीज ब्रेटेल्स इन ह्यूमन तो आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। एंड नेक्स्ट जो अंतिम वाला क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ से होता है तो ये लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है, लीडिंग सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स आपको लिखना है लीडिंग सेल, ठीक है। 1 सेकंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये निकलता है लीडिंग सेल से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका सिंपल सा आपसे पूछा गया है केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। इसमें हाफ पानी होता है, आधा पानी होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि लघु पथन के समय लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है तो हमेशा बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें ब्लू रंग का दिखाई देता है, ब्लू या फिर नीला, ठीक है। नेक्स्ट कहता है भंगुरता प्रायः किसका गुण होता है तो नॉन मेटल का होता है, मतलब अधातु का होता है, ठीक है। भंगुरता अधातु का गुण है। नेक्स्ट कहता है 2 या 2 से अधिक धातु का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है तो यहाँ पर आपको मिश्र धातु लिखना है, ठीक है, मिक्स मेटल, ठीक है, मिश्र धातु। चलो बाकी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ से होता है तो ये आपको लीडिंग सेल्स लिखना है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यहाँ पर मैंने बता दिया है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। नेक्स्ट कहता है द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कैरिकुलम बिकॉज तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल सा बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। नेक्स्ट लिखना है ड्यू टू सेक्रेटिंग, बाकी आप देख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य सत्य बताना है मतलब ट्रू फॉल्स, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स कौन कौन सा हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला नंबर कहता है दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना क्या दूरदृष्टि उसका कहलाता है तो ये आपको बिल्कुल गलत कर देना है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयुक्त है तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है खतरे के सिग्नल के लिए प्रकाश लाल रंग का होना चाहिए, ये फिर होता है तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। I बराबर VR अर्थात विद्युत धारा बराबर विभवांतर गुणित प्रतिरोध होता है तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है।
नेक्स्ट कहता है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो जो आपके प्रतिरोध है इसे आप समांतर क्रम में रख दो। समांतर क्रम मतलब ऐसे जमा दो, ठीक है, ये एक नीचे एक नीचे, ये इसे कहते हैं समांतर प्रतिरोध, और इससे आपका न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो ये आपको असत्य कर देना है। ठीक, इस प्रकार से बाकी इंग्लिश में देख सकते हैं। पहला आपका फॉल्स हो जाएगा, सेकंड आपका ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ एंड लास्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मैच द कॉलम। ठीक है, यहाँ पर देख लो मैच द कॉलम। पहला नंबर कहता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा H2SO4 लगा देना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट कहता है रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज, तो यहाँ पर सिंपल सा लगाना है LPG। ठीक है, ये LPG हो जाएगा, यहाँ से आपको LPG से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है अंतः स्त्रावित ग्रंथियां, जो अंदर से ग्रंथियां रिलीज होती है। ठीक है, सो सीक्रेट ग्लैंड्स, तो यहाँ पर आपको लगाना है हार्मोन्स, ये हो जाएगा D नंबर, इसके साथ मिला दो हार्मोन के साथ। नेक्स्ट कहता है मेंडल ने दिया था अनुवांशिकता का नियम। ठीक है, तो मेंडल का लगा दोगे लॉ ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट कहता है जनरल मेटल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, DNA हो जाएगा। ठीक है, सॉरी जनरल नहीं, जेनेटिक मेटल, तो आपका DNA हो जाएगा। एंड मेंढक जो है वो मांसाहारी जीव है, एंड ये आमने सामने हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि जिस अभिक्रिया में उपापचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कंबाइंड रिएक्शन जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर लिखना है। शुद्ध वाटर का, मिनरल वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो हमेशा 7 होता है। शुद्ध जल अगर है तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है यकृत से निकालने वाले रस का नाम बताना है, तो यकृत से जो रस निकलता है उसे कहते हैं पित्त रस। ठीक है, उसे पित्त रस कहते हैं, तो यहाँ पर आपको पित्त लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। किस ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट कहता है एकल सहसंयोजी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो इसे कहते हैं संतृप्त। ठीक है, इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो एकल बंध वाला होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र का नाम बताओ, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है X और Y। बस इतना तुम्हें लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बताएं, अगर पुरुष में कभी 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 बाई गुणसूत्र होता ना, तो हमेशा लड़का ही जन्म लेता, कभी लड़की जन्म लेती नहीं। फिर भी कंडीशन बन सकता था, लेकिन इस कंडीशन में कभी लड़की जन्म लेती, हाँ हमेशा लड़का जन्म लेता, क्योंकि अगर इसका इसका इनिशिएशन हो रहा तो लड़का बनेगा। ठीक है, इसका इसका हो रहा तो लड़का ही बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से बाकी भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया है। भाई साहब गुणसूत्र को चेंज करके बनाया है, भगवान का बहुत दिमाग है। और बोलो कि सर कैसी बातें कर रहे हो, भगवान के दिमाग है। चलो खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था 15 मिनट में कंप्लीट करना है, एंड फाइनली उसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट कहता है पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो पीएच स्केल सिंपल सा अम्लता तथा क्षारीय को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया था, जिसका वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होता है, उसे कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, आंसर मैं दिखा दूंगा, परेशान मत होना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोन्स इन वाटरप्रूफ कंटेनर, इसलिए रखना चाहिए वाटरप्रूफ कंटेनर में, ताकि ये पानी से मिल करके और मॉइस्चराइजेशन ना बनाए और जमे ना, हार्ड ना हो, इसलिए इसे आपको रखना चाहिए किसमें, आद्रोधी बर्तन में, मतलब वाटरप्रूफ कंटेनर में। नेक्स्ट कहता है आपको रासायनिक सूत्र बताना है विरंजक चूर्ण एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने ऊपर बता दिया है, एंड विरंजक चूर्ण का भी मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट कहता है अम्ल और क्षार में कोई दो अंतर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का है। तो सिंपल सा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वा होता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट कहता है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो ऐसी श्रेणी जिसमें समान प्रकार के एलिमेंट रखे जाते हैं उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, मतलब जिसमें एलिमेंट होता है लेकिन समान होता है, मतलब जिसके गुणधर्म समान हो, बस उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट कहते हैं एल्कीन और एल्काइन का परिभाषा लिखते हुए एक एक एग्जांपल लिखना है, तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बस इतना लिखना है। इसका एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड C और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बस ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट कहता है कार्बनिक अम्लों का उपयोग बताओ, भाई आंसर दिखा दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, इसका भी आंसर दिखाऊंगा। एथेनोइक अम्ल का 3 यूज, तो एथेनोइक एसिड्स का 3 यूज, ये इसका भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट कहता है हमारे आमाशय अम्ल की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमच, तो हमारे आमाशय में अम्ल जो होता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, बस यही इसका भूमिका रहता है। नेक्स्ट कहता है अथवा में कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं, तो मछलियां जो होती है श्वसन क्रिया सही प्रकार से नहीं कर पाती, जिस प्रकार से उनकी गलफड़े वाटर से श्वसन क्रिया कर पाती है उस प्रकार से बाहर वायुमंडल में नहीं कर पाती, इसलिए वो उनका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट कहता है रजोधर्म किसे कहते हैं, रजोधर्म मतलब पीरियड्स होता है। इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होती है 2 से 7 दिन तक, और रजोधर्म कुछ और नहीं होता। देखो
जो फीमेल होती है उसे गर्भाशय में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और वो क्लॉटिंग एक माह तक होती रहती है, और अंततः लास्ट महीने में वो क्लॉटिंग निकल जाता है योनि मार्ग द्वारा। बस उसी को रजोधर्म कहते हैं। नेक्स्ट अथर्वम कहता है कि यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। सबसे पहले अनचाहे बाल का उगना, ठीक है, उनके स्तन में वृद्धि। इस प्रकार से 2 परिवर्तन हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रश्न भी हमारे कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। चलो इसका आंसर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को संतुष्टि मिले भाई, नहीं तो परेशान हो जाओगे सर आंसर दिखाओगे भी कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा 6वें नंबर का आंसर, देख सकते हो यहाँ पर आंसर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 7वें नंबर का आंसर, ठीक है, ये रहा आपके सामने 8वें नंबर का आंसर, ये रहा 9वें नंबर का आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 10वें नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 11वें नंबर का, ठीक है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने 12वें नंबर का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। चलो 12 नंबर क्या कहता है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का यूज क्यों किया जाता है। तो सिंपल सा, कायिक प्रवर्धन के थ्रू पौधे जो होते हैं ना बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। चलो आइए हम कहता है द्विखंडन विभाजन क्या होता है। तो सिंपल सा, अगर एक कोई सेल से इसके 2 भागों में तोड़ना ही आपको द्विखंडन विभाजन कहलाएगा। नेक्स्ट कहता है मंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। तो सिंपल सा, एक एक जो पौधा होता है वो दूसरे पौधे को प्रभावित करता है और नए संतान की उत्पत्ति करता है, बस यही कहलाता है मंडल के प्रभाविता का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होते हैं। और आगे क्या कहता है कि महिला और पुरुष वाले गुणसूत्र में क्या अंतर होता है। तो जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वो आपके शरीर का निर्धारण करता है, और जो अंतिम 23वां गुणसूत्र है वही निर्धारित करता है कि ये जो जन्म ले रहा है वो मेल होगा कि फीमेल। तो अंतिम वाला गुणसूत्र निर्धारित करता है, मतलब पहले व्यक्ति का शरीर बनता है, फिर जाकर के जब उसको जन्म लेना होता है तो उसके 1 माह पहले निर्धारित हो जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका 2 नियम बताओ। तो देखो सिंपल से इसका ये की इमेज याद रखना कि ये है तुम्हारा कांच, और यहाँ से तुम लाइट मार रहे हो, ठीक है, लाइट मारोगे तो जितने डिग्री से तुम लाइट मारोगे उतने डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये चीज तुम्हें लिखना है। एंड इसके परावर्तन का 2 नियम। तो पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो सेंटर में रहेगा इसी कहते हैं अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, देख लो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट कहता है हीरे का बर्तांक 2.42 है, इसका धन से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब ये है कि हीरे में प्रकाश की गति 2.42 गुना से और अधिक तेजी से भागेगी, बस इतना तुम्हें लिखना है। चलो समझ गए, बाकी इसका मैं आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा तुम्हारे सामने इसका आंसर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है 15 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इसका आवर्धन पूछा गया है, तो एंड वास्तविक आवासी प्रतिबिंब अंतर, तो ये मैं आपको दिखा दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव कुछ और नहीं होता बल्कि जब प्रकाश किरणें किसी छेद से आकर के हमारे कमरे में आती है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे धूल के कण घूमते दिखाई देते हैं, बस यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते नहीं है, पहली बात जान लो, ठीक है। क्या होता है, तारे अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है, ध्यान सुन लो भाई, सुन लो, यही काम आएगा। तारे अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है, जब तारे का लाइट जो हमारे आंखों तक पड़ता है तो तारे और हमारे आंखों के बीच में कई सारे वायु की परतें होती हैं, कहीं पर सघन होती है, कहीं पर विरल होती है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। इस प्रकार से प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे घूमते हुए आती है और हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे, जबकि तारे नहीं टिमटिमाते, बल्कि हवा के परत कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। एंड सचित्र वर्णन करना है तो यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया। नेक्स्ट कहता है फैराडे के विद्युत अपघट्ट का नियम एंड उसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। इनका आंसर आपको स्वयं अटेंड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कारण बताओ, क्या कारण पूछा है। प्लेटिनियम और सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के जल्दी जंग नहीं लगते, इसलिए इसका यूज करते हैं। सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मोस्ट रिएक्टिविटी तत्व बनता है और बड़ा विस्फोट कर देगा, इसलिए इसे मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट कहता है एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्योंकि जब एल्यूमिनियम का यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जुड़ जाता है, और ये जो है तो ये घातक नहीं होता फिर, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जुड़ने कारण इसलिए हम इसका यूज बर्तन के लिए करते हैं। अथवा क्या कहता है कि धातु के कोई 3 भौतिक गुण बताओ। सबसे पहले इसमें तन्यता होती है, इसमें आघात वर्धनीयता होती है और इसमें ध्वनिकता होती है, ठीक है, बस ये लो, इतना इतना लिखना है भाई। नेक्स्ट कहता है मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां और उससे हार्मोन्स का नाम लिखो, ठीक है। तो ये मैं आंसर भी दिखा दूंगा, प्रतिव्यक्ति आपका चित्र ये आपको स्वयं बनाना है। तो आइए सबसे पहले मैं आगे का आंसर दिखा देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, ठीक है। एंड ये रहा प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। प्रतिवर्ती चाप आपको स्वयं डिफाइन करना है, स्वयं बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है कि वो जो चित्र बनेगा ना, चित्र में जो उंगली आपका नीचे रहता है, ठीक है, उंगली जो आपके दिशा को दिखाता है, और जो आपके जो अंगूठा है वो दिशा को दिखाता है, और जितनी भी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, यही कहलाता है दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ का नियम।
नेक्स्ट कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण बताइए, तो इसका आंसर मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट कहता है कि जो यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना बहुत ही सिंपल होता है। एक तुम ऐसे लिख चलो, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड राइट हैंड साइड। एक मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, चलो मैं यही वाला दिखा देता हूँ, तीसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है, एन लिखा है। तो यहाँ पर देखो ये जो एरो है ना, तो इधर मानो लेफ्ट हैंड साइड और इधर मानो राइट हैंड साइड, दोनों बराबर होना चाहिए। तो एन है, यहाँ पर एन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है भाई, ये बैलेंस है। यहाँ पर कितना है, सीएल कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस है। एजी कितना है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर एजी कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस है। NO3 3 है, NO3 3 है भाई। ये जो आपका इक्वेशन दिया है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से तुम्हें अटेंड करना है। मैं आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने आंसर, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखो, ये ऑलरेडी बैलेंस है, जिसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। इसे आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का समीकरण बताना है। समीकरण जरा देख लो, समीकरण क्या क्या लेना है। एक बात बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, मेरे बात के साथ एग्री करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी चाहिए, ये भी एग्री करते हो, बोलोगे हाँ सर एग्री करते हैं। इसका तुम्हें क्या चाहिए, इसका तुम्हें चाहिए सनलाइट, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा सूर्य प्रकाश ऊपर से मिल जाएगा, ठीक है, और क्लोरोफिल चाहिए, इतने तुम्हारा काम हो जाएगा। ये क्या बनाता है, ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12 और O6, यही बनाता है, और अंतिम में निकालता है ऑक्सीजन, ठीक है। एक सेकंड ना, इसे मैं थोड़ी इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ी मैं छोटा बनाऊँ, तुम्हें समझ में आए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई पेड़ को, और पानी चाहिए, ये 2 चीज़ मिला, और ऊपर से आगे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये मिल गया, एंड अंतिम में आपको क्लोरोफिल दे दो, ठीक है। क्या निकल के बनता है, प्रोडक्ट निकल के बनेगा ग्लूकोज C6H12 O6, और प्लस में अंतिम में ऑक्सीजन निकलेगा, और वही ऑक्सीजन हम और तुम श्वसन क्रिया के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें फटाफट इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पर कितना कार्बन है, यहाँ पर कार्बन तो 1 ही है, तो यहाँ पर 6 कर दो, 6 कार्बन आपका कंप्लीट हो गया, इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 12 है, यहाँ पर कितना है, 2 है भाई, तो 6 और कर दो, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, ये हो गया तुम्हारा 6 ऑक्सीजन, ये हो गया, और 6 दूनी 12, मतलब टोटल 18 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 18 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर मैं 6 रख दूँ, 6 दूनी 12 और 6 18, ले भाई इक्वेशन बैलेंस, बस यही तो तुम्हें करना था, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम बेंतर, ठीक है, तो ये सब मैं दिखा दूंगा अभी। और 23वां नंबर ये रहा तुम्हारे सामने, तो आइए मैं दिखा देता हूँ आगे के आंसर्स को, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, एंड ये रहा 22वां नंबर, और ये रहा तुम्हारे सामने 23वां नंबर। स्टूडेंट सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, और जो मेरा टारगेट था कि 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, एंड फाइनली उस टारगेट को मैंने अचीव कर लिया। सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।